नमस्कार। आप सभी को निष्काम कर्मयोग में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज संभावना के बारे में हम बात करेंगे। संभावना या प्रोबेबिलिटी। जिन्होंने भी मैथ्स पढ़ा होगा या स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, सांख्यिकी, उन्होंने प्रोबेबिलिटी के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। प्रोबेबिलिटी का उसमें नॉर्मल पॉइजन के बारे में विस्तार से जाना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी संभावना के बारे में बताया जाता है। जो भी विद्यार्थी जिन्होंने बीएड किया हुआ है या डीएलएड, संभावना पर चर्चा होती है। ये जीवन के सभी क्षेत्रों से इसका संबंध है, सभी को प्रभावित भी करता है और इसके आधार पर इसकी योजनाओं को यदि अमल में लाया जाए तो हर क्षेत्र में हम बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन संभावना है क्या, प्रोबेबिलिटी क्या है? बेसिकली इसका प्रयोग, जैसा कि मैंने बताया, गणित सांख्यिकी में मापने के रूप में, मापन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। कोई विशेष घटना या इवेंट कितनी बार घटित हो सकता है या कितना निश्चित है के बारे में इसकी व्याख्या की जाती है। तात्पर्य मतलब कोई घटना या कोई इवेंट की क्या संभावना है, इसी को प्रोबेबिलिटी के बारे में जाना जाता है, जिसको विस्तार से प्रोबेबिलिटी कर्व से भी इसको दिखाया जा सकता है। इसे 0 से 1 के बारे में या 1 से 100 के बारे में, अंकों, नंबर या उसको प्रतिशत के रूप में भी इसकी चर्चा की जा सकती है। 0 से तात्पर्य किसी घटना के होने की संभावना नहीं है। किसी घटना के होने की कोई संभावना नहीं है। अगर घटना होने की संभावना है तो वो 0 के बाद 0.1 या 1 या उसके बाद ही इसका आकलन किया जाएगा। जैसे 1 या 100%। जब हम 1 की बात करते हैं तो कोई घटना निश्चित होगी। जैसे जल, वाटर। जल प्रायः ऊपर से नीचे की तरफ ही गिरता है, इसकी संभावना 1 है। कभी भी जल नीचे से ऊपर की तरफ इसके जाने की संभावना नहीं के बराबर। या यूं कहें, सूर्य पूरब से उगता है, पश्चिम से नहीं उगता, तो पूरब से उगने की संभावना 1। या यूं कहें कि 1 जुलाई के बाद 2 जुलाई आएगी। 2 जुलाई के बाद 1 जुलाई नहीं आएगी, तो 1 जुलाई के बाद 2 जुलाई या 2 जुलाई के बाद 3 जुलाई या जुलाई के बाद अगस्त आएगा। ये इसकी बारे में इसकी व्याख्या जब की जाती है तो 1 के बारे में। इसी के बाद 1 के बारे में स्पष्ट हुआ 0.5, 0.5। यह है कि जब 50% पॉसिबिलिटी क्या है। आपने प्रायः खेल के क्षेत्र में देखा होगा, टॉस देखा होगा, चाहे फुटबॉल के क्षेत्र में, हॉकी में, क्रिकेट में टॉस होता है। टॉस कॉइन जब आप उसको उछालते हैं तो उसकी संभावना 50-50 है कि वो 50% हेड हो सकता है या 50% टेल हो सकता है। उसमें संबंधित कप्तान अपना मांगते हैं कि मुझे हेड चाहिए या टेल चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में 1 रुपए का सिक्का आपने लिया, तो जहां अशोक का चिन्ह है और जहां उसको 1 रुपए लिखा हुआ है, इन दोनों की संभावना 50-50 है। तो इसे खेलों के क्षेत्र में आसानी से देखा जा सकता है। आपको ये संज्ञान होना चाहिए कि विभिन्न व्यवसाय भी प्रोबेबिलिटी के आधार पर ही इनकी स्टडी की जाती है। मौसम विज्ञान, बीमा या इंश्योरेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर, ये सभी प्रोबेबिलिटी के आधार पर ही ये संचालित हो रहे हैं। मौसम विभाग अनुमान लगाता है कि बारिश कल होगी, नहीं होगी, कितनी होगी, किन क्षेत्रों में होगी, मूसलाधार होगी कि बूंदाबांदी पड़ेगी, आंधी आएगा, तूफान आएगा, इन सभी की संभावना ये प्रोबेबिलिटी के आधार पर आकलन होता है। 0.5 के आधार पर या कभी कभी 1 के आधार पर कि भाई 100% बारिश होगी, ये संभावना भी है, नहीं भी हो सकती है। प्रकृति को कौन
समझा है, अनुमान हम लगा सकते हैं उसके बारे में। बस हमारे को विभिन्न तकनीकी माध्यम है, वैज्ञानिक माध्यम है, जिनके माध्यम में हम आकलन कर सकते हैं। भूकंप के बारे में बहुत पूर्व आकलन संभव नहीं हो पाता है, किंतु मौसम, वर्षा कब होगी, तूफान कब आ सकता है, समुद्र में कब क्या संभावना है तूफान की, ये इसकी जानकारी भी प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट से ही की जाती है। जीवन में जैसे हमने बताया, व्यापार के क्षेत्र में भी है, बहुत सारा व्यापार इसी के आधार पर वस्तु की डिमांड होगी नहीं होगी, डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो ये मार्केट में शेयर मार्केट पूर्णतः संभावनाओं पर जुड़ा हुआ है। मार्केट में क्या बोली लगेगी, शेयर मार्केट की क्या कीमतें, कितना सेंसेक्स जाएगा, इंडेक्स कितना जाएगा, ये सभी अनुमानों पर आधारित है और इसको संभावना या प्रोबेबिलिटी के आधार पर इसका आकलन किया जाता है। मार्केट में गोल्ड प्राइसेस के रेट बढ़ रहे हैं, घट भी रहे हैं। दीर्घकालिक अनुमान लगाया जा रहा है कि गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, सिल्वर की प्राइस बढ़ेगी, इसकी डिमांड बढ़ रही है। सिल्वर की प्राइस इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में भी काफी डिमांड है, तो इसकी कीमतें बढ़ेगी। पूर्व में काफी कम थी, लेकिन पिछले 1-2 वर्षों में कीमतें काफी जंप हुई हैं। वर्तमान में भी गोल्ड 1,45,000 प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट का चल रहा है। सिल्वर भी लगभग 2,45,000 केजी के हिसाब से चल रहा है। लेकिन ये कीमतें ऊपर नीचे होती है, इसमें इनके जो विशेषज्ञ हैं ये संभावनाएं प्रोबेबिलिटी के आधार पर लगाते हैं। इसी के साथ साथ बीमा में भी है, इंश्योरेंस एजेंसी अपने एजेंट्स के माध्यम से संभावना जानते हैं कि सभी की दुर्घटनाएं, सभी के साथ कोई भी जोखिम एक ही दिन सबको एक साथ नहीं आएगा, सभी की मृत्यु एक दिन नहीं होगी। अलग अलग समय पे मृत्यु, अलग अलग समय पे जोखिम, अलग अलग हर व्यक्ति का एज के आधार पर निर्धारण होता है। जिन व्यक्ति की एज कम है उनका संभावना है कि इनकी एज अधिक होगी, उन पर प्रीमियम भी, इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कम होता है। एज अधिक है तो प्रीमियम अधिक लगता है, लेकिन जहां एज कम है वो प्रीमियम काफी कम होता है। ये संभावना के आधार पर ही लगाया जाता है। बैंक भी आप अपनी डिपॉजिट जमा करते हैं और उस डिपॉजिट के आधार पर कितना रुपए ऋण के रूप में दिए जाएंगे, कितने ग्राहक आएंगे और कितना वो अपनी निकासी करेंगे, तो ये भी पूर्णतः संभावना प्रोबेबिलिटी के आधार पर बैंक जानता है कि सभी लोग एक ही दिन बैंक में अपना धन निकालने नहीं आएंगे। वो इस प्रोबेबिलिटी को जाना, इसी प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत पर पूरे बैंक चल रहा है। बैंक को मालूम है कि लोगों की डिपॉजिट जो आई है उस पर बैंक अपने कस्टमर पर 6 से 7% ब्याज दे रहे हैं, लेकिन उसी धन को अपने पास जो उनके पास डिपॉजिट है उस पर वो जब ऋण देते हैं तो 12 से 14 और कहीं कहीं 18% भी वो ब्याज वसूलते हैं। इसी आधार पर कि जिनका पैसा मूल रूप से जमा है वो सभी लोग एक ही दिन पैसा नहीं निकालेंगे, सबकी आवश्यकताएं अलग अलग है, अलग अलग समय पर अलग अलग जरूरतें हैं, और उसी के आधार पर बैंक चल ही नहीं रहे, बल बैंक अर्न कर रहे हैं, मुद्रा कमा भी रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, और वो सब संभावनाओं के आधार पर है। तो बीमा क्षेत्र, इंश्योरेंस सेक्टर, आपका बैंकिंग सेक्टर, आपका जो मौसम विज्ञान है, ये सब इसी पर है। मार्केट, शेयर मार्केट जो है, गोल्ड सिल्वर प्राइस, या मार्केट में विभिन्न वस्तुओं की डिमांड की क्या स्थिति है। कारों की डिमांड क्या है, कार की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जनवरी में उनकी डिमांड बढ़ती है, बारिश के समय डिमांड कम हो जाती है। लोग जानते हैं बारिश का मौसम है, कम डिमांड होगी। त्योहारी समय आया, नवरात्र का समय आ गया, दीपावली का समय आ गया, उसमें डिमांड खूब होगी, लोग नवरात्र में खरीदेंगे अपनी कार स्कूटर, तो ऐसे में उनकी डिमांड भी बढ़ती है और कीमतें भी बढ़ती हैं। इसी प्रकार इसको प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में भी अच्छे से समझाया जा सकता है। प्रोबेबिलिटी कर्व को मैंने अपने हाथों से बनाया है, आप ही देखना चाहें। इसमें प्रोबेबिलिटी कर्व को, ये 100 में डिवाइड है, लेकिन बीच का जो कर्व ऊपर उठा हुआ है, इस कर्व को हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको अगर 20 से अगर डिवाइड करते हैं तो 20 से डिवाइड करने में इसके जो आप देखेंगे, इसके जो बाईं तरफ जो दिख रहा है वो प्लस में, और दाहिने और दूसरी तरफ जो है माइनस में। तो अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो एक हिस्सा 50% और दूसरा +50 और दूसरा -50%। इसको विभिन्न रूपों से इसकी व्याख्या की जा सकती है। ये कर्व के माध्यम से सभी अर्थव्यवस्था, सभी क्षेत्रों में इसको इसके आधार पे आकलन किया जा सकता है। विद्यालयों के संदर्भ में, स्कूलों के संदर्भ में जैसे हम चर्चा करें तो प्रत्येक क्लास में सभी बच्चे एक जैसे नहीं है, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है हर बच्चे में,
अगर अच्छा शिक्षक है, वो समझ रहे हैं शिक्षकों की दृष्टि से, तो उस क्लास में बहुत तेज बच्चे भी हैं, अच्छे बच्चे भी हैं, उसमें मध्यम बच्चे भी हैं, और मध्यम से नीचे भी बच्चे हैं, और कई बच्चे बहुत कमजोर हैं और कुछ बिल्कुल ही कमजोर हैं। तो हर श्रेणी के बच्चे हैं, लेकिन उनको पढ़ाने में जो तेज बच्चे हैं उनको भी विशेष ध्यान देना है, लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं उनको और अधिक, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, और अधिक बार उनको समझाना पड़ सकता है। तो अगर आप बच्चों के संदर्भ में प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट को समझना चाहेंगे, तो इसको इस रूप में आप देखें कि जहां 50% बच्चे औसत या औसत से बेहतर हैं और 50% बच्चे औसत से कम या और कमजोर हैं, इन बच्चों के बारे में आपकी शैक्षिक रणनीति इस प्रकार से होनी चाहिए शिक्षकों की कि वे किस प्रकार के इन बच्चों को कितना ध्यान दें। सभी को समान रूप से आप बताएंगे तो कुछ बच्चों को लाभ होगा, बहुतों को लाभ नहीं होगा। इसलिए आपको अपनी नीति, अपनी रणनीति, अपनी शैक्षिक दृष्टि, आपका शैक्षिक अधिगम या आपकी जो मेथोडोलॉजी है वो इस प्रकार होनी चाहिए कि आप अच्छे बच्चों पर भी ध्यान दें और कमजोर बच्चों पर ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि अगर आप इस नीति पर चल रहे हैं तो ये मान के चलें कि आपको लगभग 68.3% बच्चे औसत मिलेंगे। औसत इनमें लगभग 34.15% बच्चे पॉजिटिव हैं और इसी तरह -4.15% बच्चे जो माइनस स्थिति में है। तो ये जो 34.15% बेहतर, इनको और इंप्रूव कर सकते हैं, और -34% की जो स्थिति में है इनको भी आप पॉजिटिव दृष्टि में आप उनको बेहतर शैक्षिक माहौल, मोटिवेशन, लीडरशिप, उनको अच्छे विचारों से प्रोत्साहित करके उनको पॉजिटिव तरफ ला सकते हैं। प्रत्येक सिस्टम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे भी होते हैं, प्रत्येक क्लास में होते हैं लगभग 1% के आसपास। 2 से 2.5% बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही जीनियस है, इंटेलिजेंट है, ये है, काम करेंगे। 13.65% लोग जो होते हैं वो गुड या वेरी गुड में होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 17 से 20% बच्चे ऐसे हैं हर क्लास में जो अच्छे हैं। अगर कोई शिक्षक नहीं पढ़ाएगा तो भी वो पास होंगे और अच्छे नंबर से भी पास हो सकते हैं। तो 20% तो अच्छे हैं। इसी तरह 20% जो माइनस फिगर में है, जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ने में रुचि है, बिल्कुल ही नहीं प्रयास करना चाहते हैं, कोशिश ही नहीं करना चाहते हैं, इस प्रकार वहां भी 15 से 20% बच्चे हैं, उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जो 68.3% बच्चे हैं, इनमें जो प्लस 34% के साथ आप अगर अच्छा अनुशासन है, अच्छा शैक्षिक वातावरण है, अच्छी दृष्टि है, आप जो है न्यायप्रिय व्यवस्था आपने लागू किया है, आप उन बच्चों का समय समय पर टेस्ट ले रहे हैं, उनकी उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षा दे रहे हैं, -34% जो है उनको प्लस में लेकर के आप टोटल 68.3% बच्चों को आप बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। आप मान सकते हैं ये पॉजिटिव है। तो 68.3% और प्लस 20% आपके कितने हो गए? लगभग 88% बच्चे हो गए जो आपके अच्छा माहौल, अच्छी व्यवस्था ला सकते हैं। तो आपको थोड़े से इफर्ट से आपके पास 88% लोग ऐसे होंगे जो अच्छी शिक्षा का रिजल्ट दे सकते हैं, अच्छे क्षेत्रों में जा सकते हैं, सफलता का के झंडे गाड़ सकते हैं। यही कार्य प्रत्येक कंपनी में, प्रत्येक उद्योग में, प्रत्येक कार्यालय में जितने भी कार्मिक हैं उनमें भी अगर वहाँ के जो सेवा योजक हैं या वहाँ के जो बॉस है, वहाँ के ऑफिसर्स हैं, इस दृष्टि से अगर काम करते हैं कि मेरे सिस्टम में जो 100% लोग जो काम कर रहे हैं उनमें से लगभग 68% एवरेज में है और उनमें से हम इनको पॉजिटिव दिशा में ले सकते हैं, और 20% तो पॉजिटिव ही है, ऑलरेडी है। उनको वो सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड होकर के वो बेहतर काम करने वाले हैं, बेहतर वातावरण करेंगे। गवर्नमेंट्स के लिए भी ये स्थिति है, सरकार, क्योंकि आपके पास जो नागरिक हैं, जो आपके वोटर हैं, उनमें से 40-50% तो पॉजिटिव है, वो हमेशा देश के हित में, राष्ट्र के हित में काम करने वाले हैं। हमेशा वो बेहतर आपकी योजनाओं, आपकी जो कार्यक्रम है उनको सकारात्मक लेंगे ही लेंगे। लेकिन जो -50% है उनको आपको बेहतर माहौल देना होगा, बेहतर न्यायप्रिय व्यवस्था देनी होगी, विकास के कार्यक्रम देने होंगे, उनको जागरूक करना होगा, उनको प्रोत्साहित करना होगा, उनकी शिकायतों समस्याओं का निवारण करना होगा। तो उनको भी आप बेहतर पॉजिटिव दृष्टि से ला सकते हैं। तो उनमें से भी आप जो 34% लोगों को इंक्लूड कर लें तो लगभग आपके पास 68% प्लस 20%
को आप 88% को माहौल में ला सकते हैं। कहा भी गया, पिछली बार योगी जी ने भी कहा था, हमारा जो नारा है चुनावी नारा वो 80-20 का है। मैं 80-20 नहीं, मैं तो 88-12 कह रहा हूँ। 88% को भी आप साथ ला सकते हैं। बाकी बचे हुए जो -12% है उन पर भी विशेष दिशा विशेष दृष्टि दे करके आप अच्छा सकारात्मक माहौल लाएं और वो देश में विध्वंसक न काम करें, वो देश में नकारात्मक वातावरण पैदा न करें। उनको भी राष्ट्र के बारे में, उनको भी शिक्षा के बारे में बताया जाए। तो शिक्षा के माध्यम से नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन, आप जो है लीडरशिप, उनको मोटिवेशन, उनको प्रेम से, अपनत्व भाव से जब अच्छी शिक्षा देते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप 88-90% को आप सकारात्मक माहौल में ला सकते हैं और बाकी बचे हुए 10% को भी आप थोड़ी सख्ती से, थोड़े अनुशासन से, थोड़ी उन पर विशेष दृष्टि दे करके भी राष्ट्र हित में, समाज हित में, विद्यालय के सकारात्मक हित में ला सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कर्व जो शिक्षा में बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से ला सकते हैं। तो इस प्रोबेबिलिटी संभावना के आधार पर जहां हमारे विभिन्न बिजनेस, हमारे विभिन्न व्यापार, हमारे कॉलेज, सभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज, अगर उनके वाइस चांसलर, उनके प्रिंसिपल्स, उनके जो मैनेजमेंट अगर ध्यान दे तो आप एक अच्छा सकारात्मक वातावरण पैदा कर सकते हैं। निष्काम कर्म योग चैनल का यही उद्देश्य है कि समाज में, राष्ट्र में बेहतरी की तरफ, राष्ट्र के उत्थान की तरफ, जहां भी कहीं नकारात्मक भाव है उसको सकारात्मक भाव में कैसे बदला जाए, कैसे कर्म योद्धा तैयार किए जाए, कैसे कर्म को ही पूजा के रूप में लिया जाए। तो निष्काम कर्म योग के माध्यम से आज संभावना पर ये चर्चा की गई और ये संभावना या प्रोबेबिलिटी कर्व के माध्यम से अगर सिस्टम इस बात को गहराई से ले, समझे, तो ये राष्ट्र के हित में बहुत लाभदायक होगा और भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए जो हम प्रयासरत हैं, विकसित भारत के लिए प्रयासरत हैं, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हम इस संभावना के माध्यम से, हम प्रोबेबिलिटी कर्व के माध्यम से अगर इसके कॉन्सेप्ट को गहराई से अमल में लाएं तो बहुत सीख प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, आपने इस बात को सुना, समझा, आपने समय दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।